नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेंटोर जी पर। और मैं अंकुर चपराना आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारी जो वीडियो स्टार्ट हैं या हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही हैं वो हमारी पॉलिटी को चल रही हैं, पॉलिटी को लेकर। और पॉलिटी में भी जो सबसे हम पहले स्टार्ट करे थे वो पहले बेसिक फंडामेंटल करे थे कि पॉलिटी का एक बेस क्या है। उसके बाद हम अब बात जो कर रहे हैं पिछली 3-4 वीडियो से वो कर रहे हैं संविधान के स्रोत, मतलब पॉलिटी में या हमारे जो संविधान में संविधान निर्माताओं ने जो अन्य देशों से कुछ जो चीज़ें हमारी संविधान में जोड़ी हैं, तो आज उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि कौन से देश से क्या चीज़, कौन से संविधान से उनकी से ज़रूरी चीज़ हमने अपने संविधान में ऐड करी हैं। तो उसमें ऐड करने की प्रक्रिया में सबसे पहले हमने पढ़ा, जहाँ से सबसे अधिकांश भाग जहाँ से लिया था वो है भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे ज़्यादा प्रावधान वहाँ से लिए हमने। उसके बाद हमने पढ़ा है जो पीछे देख रहे हो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसके भी ऑलमोस्ट जो हमारी अभी तुरंत समझाने की चीज़ थी वो मैंने डिस्कस कर ली है। जो चीज़ें छुटी हुई हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि उनके बारे में डिटेल हमें पढ़ना ही होगा। लेकिन जो अभी फ़िलहाल के लिए है ज़रूरी वो मैं करा रहा हूँ और अपने हिसाब से करा रहा हूँ। आप इसको कंफर्म मानना कि जो चीज़ें यहाँ होगी है ना, वो एक तो फाइनल नहीं है, दूसरा उनका अभी समझाने का महत्व ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू लास्ट में। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हमने, जो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें से। और मोटा मोटा अगर आपके सामने ये सारी चीज़ें आपको कोई दिखाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपसे बोले संसदीय व्यवस्था क्या है तो आप समझ जाए कि हाँ, ये उस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में हमने बात कर ली है, ये चीज़ें हमने बात कर रखी हैं इनके बारे में। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारे टॉपिक है वो है हमारा कि एक हमने चीज़ें जो ली हैं वो अमेरिका के संविधान से भी कुछ प्रावधान लिए हैं। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रावधान लिए हैं आज उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करते हम इन सब प्रावधान के बारे में बात करेंगे और फिर हम चलेंगे किसकी तरफ, संविधान मतलब बुक के अंदर। बुक के अंदर क्या देखेंगे कि हम जितने उसके पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं, तो फिर हम भाग को उनके सब पार्ट्स के अंदर चलेंगे जो 25 हैं। उनके बाद हम प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे और जो ऐसी इनकी चीज़ में बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम साथ के साथ उनके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जो मेन चीज़ है तो वो मैं बता दूं आपको, पॉलिटी का जो सबसे ज़्यादा हार्ड मान जाती है, सबसे ज़्यादा जो थोड़े टफ मानते हैं बच्चे, वो भाग 4 या 5 तक है। अभी ये तीन क्लास इसकी होंगी, 3 या 4 जो प्रावधान हमारे लिए गए हैं। 3 क्लास में मैं कोशिश करूँगा समाप्त कर दूँ आपके। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम डायरेक्ट भाग पे चलेंगे कि संविधान का भाग पहला, भाग फर्स्ट में क्या है, भाग फर्स्ट में कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनके बारे में एक थोड़ा सा डिस्कशन होगा। फिर भाग 2, भाग 3, भाग 4, ऐसे करते हुए हम प्रत्येक जो 25 भाग हैं हमारे उन तक पहुंच जाएंगे। तो जो हमारे स्टार्टिंग के भाग 5 तक है ना, तो आप मान के चलना अगर भाग 5 तक आपने रेगुलर क्लास लिए हैं और ध्यान से समझा है तो आप मान लीजिए कि पॉलिटी के आप अच्छे जानकार हो चुके हैं। क्योंकि उसके बाद तो चीज़ें थोड़ी फैक्चुअल होती हैं, फैक्ट होते हैं, उन्हें आप रट भी सकते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश यही है कि इन ज़्यादा पार्ट 5 तक मैं ज़्यादा कोशिश करूँ कि वीडियो थोड़ी ऐसी ना हो जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न हो, साथ के साथ चाहे मुझे चीज़ें रिपीट करनी हो। आप देखते हो एक चीज़ को मैं कई बार रिपीट करता हूँ, इसी वजह से करता हूँ क्योंकि मुझे खुद पता है कि चीज़ें कहाँ से बच्चों को कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। उसी चीज़ को मैं बार बार रिपीट करता हूँ और उम्मीद ये भी है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी। ठीक है, आपने कहीं से पढ़ा है या पढ़ोगे भी, बुक से पढ़ो तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है उसमें सबसे पहला है हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा आता है भाग कौन से में, भाग 3 में, आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। तो भाई ये तो एक अलग ही पार्ट है, इसको तो जब हम भाग 3 पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, तभी मैं उसको वहाँ पे बताऊंगा। वैसे आपको मूल अधिकार पता है मोटा मोटा क्या होता है। मूल अधिकार जो हमारे भारत के नागरिक को दिए हुए अधिकार हैं हमारे संविधान में, उनको मूल अधिकार बोलते हैं। जो मूल संविधान में भारत के नागरिकों के लिए अधिकार दिए हुए हैं उनको ही हम मूल अधिकार बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। लेकिन वो मूल अधिकार क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, कितने अधिकार हैं, वो हम बात करेंगे जब हम मूल अधिकार टॉपिक पढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी क्योंकि इतना छोटा टॉपिक नहीं, मैं साथ के साथ बता दूं। बस आपको ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन ये आएगा कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा प्रावधान लिया गया है या कौन सा प्रावधान नहीं लिया गया है। तो एक बार तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूल अधिकार यहीं से लिया है, उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहीं से लिया है, न्यायिक पूर्णावलोकन का सिद्धांत भी यहीं से लिया है, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं हम,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बोलते हैं हम क्या, फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। फिर होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको जो उनके पद से कैसे रिमूव करते हैं, उनकी प्रक्रिया, उनके लिए प्रक्रिया होती है ना, तो उनकी प्रक्रिया भी हम तभी डिस्कस करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का सीधा सीधा मतलब हम यहाँ समझना कि राष्ट्रपति को बस हटाना है, जो कि अनुच्छेद 61 में हम पढ़ेंगे जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे होंगे। अभी सिर्फ ये बताना है आपको कि कोई आपसे ये पूछे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, तो इसका मतलब ये है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है। प्रस्तावना, प्रस्तावना भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये संविधान के लिए नहीं है, ये आप कोई सी बुक होते हैं ना तो उसके फर्स्ट पेज पे प्रस्तावना ही बोलते हैं हम उसको, जो एक फॉर्मेट के उस कंटेंट के रूप में होता है उसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। और जो अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, ये है हमारा क्या, यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दो चीज़ें आएंगी, एक तो ये आएगी यथोचित विधि प्रक्रिया, और एक आएगी हमारा जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो है हमारा क्या, ये जापान के जो संविधान से लिया था हमने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये हमारी जो दो चीज़ें हैं मैं इनमें फ़र्क बताऊंगा और तभी आपको समझ में आएंगे दोनों चीज़ें हैं क्या। तो हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं उस चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए हमारे यहाँ जो प्रावधान है वो आपको पता है कैसे कैसे प्रावधान है, या मैंने आपको सब बता रखा है कि भाई हमारे यहाँ 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। अगर कोई मान लिया आपको कोई लॉ बनाना है या कोई कानून बनाना है तो प्रक्रिया आपको पता है क्या प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया भैया ये है, पहले कोई ना कोई से एक से सब उसमें सदन में पेश करना होगा, लोकसभा में करा है तो उसके बाद राज्यसभा में पेश होगा वो बिल, राज्यसभा के बाद वो बिल होगा हमारा कहाँ, राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ने अगर हस्ताक्षर कर दिए तो वो क्या बन गया, वो कानून बन गया। सीधी बात है। कानून बनने के बाद इस बिल पर किसी का भी अब हस्ताक्षर किसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बात ये बनती है कि जो बिल बना है या जो बिल ये हमारे इसमें लाए हैं, एक डाउट था, एक कमेंट में था, एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी आ सकता है? हाँ, कहीं भी आ सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि सर क्या, डाउट का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कि ये बिल जो लाते हैं वो कौन लाते हैं, या बिल जो पेश करते हैं वो कौन पेश करते हैं? भाई पेश तो तुम्हारा कोई भी सांसद कर सकता है, कोई भी सांसद। 545 सांसद होते हैं ना केंद्र पर। कहाँ पर? लोकसभा में। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545। 545 के 545 सांसद तुम्हारा कोई भी कानून या बोल लीजिए आप उसको क्या, बिल ला सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो बिल पास होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार इस 545 में विपक्ष दल के भी लोग होते हैं। अब जैसे भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में जो भाजपा का मंत्री या भाजपा का सांसद बिल लाएगा, सांसद या मंत्री, तो उसके ज़्यादा चांस है कि वो बिल आगे चले और आगे पास हो, एज कंपेयर टू कोई लोकदल का, कोई सपा का, कोई कांग्रेस का, कोई आप पार्टी का कोई ऐसा सांसद वो लाएगा बिल, तो उसकी गारंटी कम है कि वो पास होगा। या तो ये 545 के 545 ला सकते हैं, या जो लाते हैं असल में वो होते हैं इनका, जो हम पढ़ा था 15%, मतलब जो 82 लोग थे जो मंत्री परिषद का हिस्सा थे। मंत्री परिषद को ही सरकार बोलते हैं, असल में मंत्री परिषद को ही सरकार बोला जाता है। और अभी मैं आपको एक ग्राफ बना के दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको पूरा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कैसे? देखिए एक गोला ये है और एक गोला है ये हमारा। वेन डायग्राम जैसा आपने पढ़ा होगा ना रीजनिंग में पढ़ा है ना वेन डायग्राम, उसी तरह से ये है। ये जो पूरा गोला है ना, पूरा जो गोला है, इसी को बोलते हैं हम क्या, विधायिका। क्या? विधायिका। क्या बोलते हैं इस गोलों को? विधायिका।
इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम पता है क्या होता है? कानून बनाना होता है, कानून बनाना विधायी का होता है। और इसी के अंदर से निकलता है क्या? हमारा कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। विधायक का काम क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का जो काम होता है वो क्या होता है? कानून को लागू करना। क्या काम होता है भाई? कानून को लागू करना, कानून लागू। इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं ना। तो इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं सारे के सारे, इस गोले में जो आते हैं, इस वाले गोले में जो हम पूरे पहले बनाया था सबसे, उसमें आते हैं 545 विधायक, सांसद। और उन्हीं में से जो हमारे 15% हैं, कितने हुए हमारे? लगभग 82, वे आते हैं हमारे इसमें। तो अगर मैं आपसे, ये क्या होगा? 82 जो था, इसी का मैंने नाम दिया था क्या? मंत्री परिषद। इसी को तो बोला था, मंत्री परिषद को तो बोला था मैंने, कि जो लोअर हाउस मतलब लोकसभा में से जो लोअर हाउस है उसके 15% जो मेंबर होते हैं वो मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं, और वही असल में सरकार होते हैं, क्योंकि वो कानून लागू करते हैं। तो कानून लागू कौन करते हैं? ये 82 लोग। ये 82 लोग कौन है? कार्यपालिका का भाग है। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून बनाना होता है। ठीक है, तो कानून बनाना और कानून को लागू करना, ये दोनों काम हो गए हमारे संसद के दोनों भाग के, एक भाग के, संसद के कोई से लोकसभा के भाग के काम हो गए। कानून बनाएगा कौन? विधायिका, और लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। लेकिन ये जो अलग है, अलग का मतलब आप समझ गए, इस पर किसी का जोर दबाव नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को जुडिशियरी या न्यायपालिका। इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इससे ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इस पर किसी का जोर दबाव नहीं है, किसी का नहीं है। लेकिन इसमें क्या ऐसा है? इसमें किसी का जोर दबाव है। अगर मैं बात करूं कार्यपालिका की, जो 82 मेंबर हैं, क्या ये अपनी मर्जी से काम कर लेंगे? बिना इनकी मर्जी के नहीं कर सकते यार, क्योंकि ये इनमें से खुद बन के यहाँ आए बैठे हैं। ये बिना इनकी मर्जी के नहीं कर सकते। अगर बिना इनकी मर्जी के चले, ये अपोज में चले, या इनके अपोजिशन में इन्होंने काम किया, तो ये जो मेंबर बच रहे हैं ना 545 में से 82 के जाके जो बचेंगे मेंबर, वो क्या ले आएंगे? एक प्रक्रिया और है हमारे यहाँ, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होगी, और वोटिंग क्योंकि ज़्यादा संख्या में ये है तो वोटिंग इनके पक्ष में होगी, और वोटिंग होते ही ये खत्म हो जाएगा। इसी को सरकार गिरनी कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आना किसको बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव तभी आता है जब ये चीज़, ये जो लोग हैं मंत्री परिषद में बैठे, जो सरकार में लोग हैं, ये इनकी बात नहीं मानते हैं। चूंकि माननी चाहिए, क्योंकि इन्हीं का हिस्सा है एक ये, लेकिन ये नहीं मानते, इसी के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। और ऐसे अविश्वास प्रस्ताव वो वोटिंग होती है तो 50% से एक ज़्यादा अगर वोट हुई तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये आपस में रिलेट है, इनका आपस में संबंध है। ये इनके बिना काम नहीं करेंगे और इनके बिना ये काम नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन अगर हम बात करें जुडिशियरी, जो भारत के संविधान में ये इसका प्रावधान है हमारे जुडिशियरी का, वो हमारा इसीलिए तो इंडिपेंडेंट बोलते हैं कि ये कुछ भी करते रहें, बाद में जो इसका जो काम होगा वो इनके किसी दबाव से नहीं होगा। अगर यहाँ का ये कोई मेंबर यहाँ से आके बोले कि ये इस पे ऐसे स्टेटमेंट देनी है, तो ये नहीं देगा, ये अपनी मर्जी से होगा सारा काम यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊँ अभी आपको, ऐसे समझना। जैसे कोई कानून बना, और वो कानून सबसे पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और राष्ट्रपति की मोहर लग के वो कानून बन गया। वो कानून बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया, और इम्प्लीमेंट होने के बाद जो भारत के नागरिक हैं उनको ऐसा लगा कि यार ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो प्रभाव है ये हम पे गलत पड़ रहा है, या ये हमारे मौलिक अधिकार को कम कर रहा है, या मौलिक अधिकार का जो हमारा जीने का अधिकार है या कहीं घूमने फिरने का अधिकार है, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचा रहा है। तो वो क्या काम करेंगे? वो जाएंगे हमारे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियरी का मतलब वही है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही तो है। तो ये जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कुछ भी बोल लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए। तो वे जाएंगे यहाँ पे, वो जाएंगे, बोलेंगे कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो ये क्या काम करेगा? ये जो फैसला लेगा वो इस स्तर पर लेगा कि जो हमारी सरकार ने कानून बनाए हैं क्या वो सही हैं,
क्या वो सही हैं या वो गलत हैं। अगर गलत हैं तो वे तुरंत के तुरंत उस कानून को ये रद्द कर देगा या इनवैलिड घोषित कर देगा। और इसी प्रक्रिया को, बिना किसी दबाव की प्रक्रिया को या बिना किसी संसद या विधायक से पूछे बिना इस प्रक्रिया को निरस्त कर दे या कानून को रद्द कर दे, इसी को तो इंडिपेंडेंट बोलते हैं। मतलब ये किसी के जोर दबाव में काम नहीं करता। और अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं कैसे समझाऊं आपको कि यूएसए का, अगर यूएसए का मैं ढांचा बनाऊं, क्या है यूएसए का ढांचा? ऐसा है, ये क्या है? ये हमारी है विधायिका, हमारी मतलब यूएसए की। ये है कार्यपालिका और ये है हमारी न्यायपालिका। इसके तीनों गोले अलग हैं, मतलब ये तीनों ही इंडिपेंडेंट है। इनका एक दूसरे पर कोई भी दबाव नहीं है। ये इंडिपेंडेंट तरह से अपने पूरे देश को चलाती हैं। लेकिन भारत में कैसा है? भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका तो एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के डिपेंडेंट है, लेकिन न्यायपालिका अलग है। ये व्यवस्था कहाँ की होगी? ये व्यवस्था होगी हमारे भारत की, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कहाँ की, इंग्लैंड की, यूके की, तो वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ दिक्कत पता क्या है? वहाँ एक ही गोले में सब कुछ है। यहाँ क्या है? यहाँ मान लिया विधायिका है और यहाँ क्या है? यहाँ कार्यपालिका है। या आप बोल लीजिए दो सदन है। कौन कौन सदन है? एक तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है ना, तो उनके वहाँ क्या है? हाउस ऑफ काउंसिल है। किसकी बात कर रहे हैं हम? हाउस ऑफ काउंसिल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो वहाँ क्या होता है? इन दोनों के अंदर से ही न्यायपालिका का गठन होता है। ऐसे ये न्यायपालिका होगी। अब आप डायग्राम देख के मुझे ये बता दो बस कि क्या न्यायपालिका स्वतंत्र होगी? स्वतंत्र इसलिए नहीं होगी क्योंकि भाई जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, वो ही इसका हिस्सा है, इसी का हिस्सा है वो भी, तो इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है। तो जो वहाँ के जो संसद ने कानून बना दिया या इनने कोई से सदन ने कानून बना दिया ना, फिर उसको फोर्सफुली रोकने वाला कोई नहीं है या उसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। वहाँ के लोग फिर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जो कानून बन गया तो बन गया। लेकिन भारत में क्या प्रक्रिया है? भारत में प्रक्रिया ये है कि हमारा जो कोर्ट है, जो हमारा जुडिशरी है, उसके पास ये शक्ति है कि उसको एक बार अपने हिसाब से रिव्यू कर सकता है, या उसका मतलब अगर वो हमारे खिलाफ हुआ या नागरिक के खिलाफ हुआ तो उसको निरस्त कर सकता है, वो किसी भी सरकार ने अगर कानून बनाया है तो ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ये चीज़ें आपको समझ में आई है तो हम आगे बढ़ें। एक बार आप बताइए, और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक भी करते रहे करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये नए चैनल है। जो हमारा पुराना चैनल है उस पर वीडियो दूसरे उसकी आ रही है सब्जेक्ट की, ठीक है। और ये जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, इन्हें देखो सब चीज़ पता थी। इन्हें ये भी पता थी क्या पता सरकार ऐसी आ जाए कि इस पर भी अपना दबाव बनाए, न्यायपालिका पर भी। ऐसा हुआ भी कि न्यायपालिका पर दबाव सरकार ने बनाना चाहा है। अभी जैसे 5-6 दिन पहले कटिंग देखी आपने, न्यूज़पेपर में था, मैंने पढ़ा वो, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ये स्टेटमेंट दी थी कि हम पर दबाव बना रही है कांग्रेस सरकार, कृपया ऐसा ना करे। कांग्रेस सरकार उस पर दबाव बना रही है सुप्रीम कोर्ट पर, किसी फैसले को लेकर बना रही हो या किसी केस को लेकर बना रही हो, लेकिन दबाव बना रही है, जो कि ये हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। उसका उल्लेख इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशरी जो बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है, मतलब उसे फ्रीडम है पूरी, अपना जो हिसाब से जो उसे फैसला सुनाना है वो सुना के रहेगी, वो सरकार के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो। अगर कानून गलत है तो गलत है, उसको तुरंत निरस्त करने की शक्ति हमारी न्यायपालिका के पास है। अगर ऐसी शक्ति ना होती, सोच कर देखना आप, अगर ऐसी शक्ति ना होती तो हमारे साथ क्या ये ऐसे मूल अधिकार हमारे ऐसी तो होते जो हमारे पास आज हैं? क्या हम ऐसी बोल पाते? क्या हम ऐसे ये जो आंदोलन कर पाते? नहीं कर पाते यार। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे न्यायपालिका जो है उन्होंने ठेका ले रखा है मूल अधिकार को संरक्षण करने का। जो मूल अधिकार को इम्प्लीमेंट होता है या इनकी रख रखाव करती है या इनकी रक्षा करती है, तो उनका सबका ठेकेदार हमारी न्यायपालिका है, हमारा कोर्ट है। अगर कोर्ट को ठेकेदारी ये स्वतंत्र रूप से नहीं होती तो मूल अधिकार भी हमारे कम हो जाते। अभी भी हमें ऐसा लगता है मूल अधिकार सारे होने के बाद भी कि यार मूल अधिकार हमारे पास कम है, हमारी कोई बात नहीं सुनता है सरकार में। लेकिन यार सुनता है एक लेवल पर जाकर,
ऐसे छोटी मोटी बात नहीं सुनी जाती, लेकिन एक सुनता है एक लेवल पर जाकर। तो इस लेवल पर जाकर भी सरकार सुनती है। इस चीज़ को ख़त्म करने का काम सरकार ने किया। ये बात है 2015 की। मैं समझाता हूँ आपको सिस्टम क्या था। ये 2015 की बात थी भाई। कब की? 2015। सरकार किसकी थी भाई 2015 में? केंद्र में बीजेपी की थी शायद। हाँ, बीजेपी की सरकार थी। अब भाई बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार को पता है, सभी सरकार को पता है, न्यायपालिका और ये जो हमारे विधायक इनमें जो सरकार में जो पहले से ही ऐसा आंकड़ा रहे हैं कि ये आपस में बहुत ज़्यादा 36 के आंकड़े की स्थिति में रहते हैं। तो ये वो सोचते हैं सरकार वाले कि कुछ ना कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जो न्यायपालिका को थोड़ा सीमित करें और अपने अंडर करें। तो ऐसे प्रयास ये बार बार करते हैं। तो एक प्रयास 2015 में भी हुआ मोदी सरकार में। मोदी सरकार में एक चीज़ लाए, एनजैक। एनजैक नाम की एक चीज़ लाए मोदी सरकार। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि न्यायपालिका पर कैसे शिकंजा कसा जाए। एनजैक नाम की चीज़ लाए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लिख लो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, इसमें लाई ये क्या चीज थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे न्यायाधीशों को चुनने की जो प्रक्रिया है, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो चुनने की प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगी कि उसकी क्या प्रक्रिया है। भाई उसकी प्रक्रिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा चीफ जस्टिस होगा या कोई भी हमारा न्यायाधीश होगा, उसमें ये 5 मेंबर होते हैं। एक तो खुद हमारा CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और 4 हमारे अदर सीनियर जज होते हैं। अदर सीनियर जज होते हैं, सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो फैसला लेते हैं कि हमारे इस मेंबर को या इस न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाना है या न्यायाधीश बनाना है, ये फैसला लेते हैं अपने स्तर पर। इसमें कोई सरकार का आदमी आपको नहीं दिखा होगा। लेकिन ये क्या चाह रहे थे एनजैक की तरह, एनजैक बना के कि हमारा एक लॉ मिनिस्टर इसमें बैठे, लॉ मिनिस्टर। अब भाई इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का भी हस्तक्षेप हुआ। जब सरकार का हस्तक्षेप इतना होने लगा कि इनकी चुनने की प्रक्रिया में भी उनका हस्तक्षेप है, तो क्या गारंटी है कि इनका लोग इसमें नहीं बैठेगा सुप्रीम कोर्ट में। और जब सरकार का लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा तो फिर जो हम सुनवाई करते हैं या अपने सरकार के खिलाफ कोई भी याचिका दायर करते हैं या कोई केस फाइल करते हैं, तो उसकी भी हमारी सुनवाई बंद हो जाएगी। मतलब जुडिशरी जो हमारी फ्रीडम बोलते हैं, वो हमारी सारी खत्म हो जाएगी। फिर हमारी जुडिशरी फ्रीडम की तरफ काम ही नहीं करेगी, क्योंकि फिर उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होगा, हर लेवल पर हस्तक्षेप होगा। जब उनकी चुनने की प्रक्रिया में है, कल को फिर कानून बनाएंगे, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो संसद के पास है, मतलब सरकार के पास है। तो उन्होंने ऐसा करा कि भाई संसद उसमें संविधान में संशोधन करा, 99वां संविधान संशोधन था ये, 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, इस 99वें संविधान संशोधन से ही ये काम करा इन्होंने कि भाई इसकी प्रक्रिया को जो है हमारी जज को या चीफ जस्टिस को जो नियुक्त करने की प्रक्रिया है, इसमें हमारा एक लॉ मिनिस्टर का और हो, इसमें हमारे लॉ मिनिस्टर भी बैठे जब इनकी प्रक्रिया का काम चल रहा हो। जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगा यार हाँ ये तो फिर हमारी फ्रीडम कहाँ रह गई। हम तो बोलते हैं कि फ्रीडम है हमारे पास और हम जो फैसले लेते हैं वो किसी के दबाव में नहीं लेते, लेकिन यहाँ फिर दबाव बढ़ने लगेगा। तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे को ही खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया एनजैक सिस्टम को। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, जो कि एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे संविधान में इस प्रावधान का होना कितना आवश्यक है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं सुनता तो फिर कौन सुनता। तो कोई सरकार नहीं चाहती यार कि अपना काम ऐसे करे कि दबाव में आके करे। हम अब आज कोई भर्ती नहीं आ रही है उसके लिए आंदोलन करते हैं, तो सरकार दबाव में आके आंदोलन को दबाव दे के रिजल्ट देती है, भर्ती देती है ना। या कोई धांधली होती है तो सरकार नहीं सुनती, फिर कोर्ट सुनता है, कोर्ट निरस्त करता है, तो तब तो कोर्ट भी निरस्त नहीं करता। तो आप देख सकते हैं हालात कितने खराब हो जाते हैं। नाम लोकतंत्र का रह जाता लेकिन चलता क्या, राजतंत्र। तो यही हमारी प्रक्रिया थी, कौन सी, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने पढ़ ली है।
अब जो हमें पढ़ना है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन या बोलिए आप जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये भी इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। किससे? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू देखिए, हमारा कोई कानून बना या सरकार ने कोई एक्ट बनाया, उस एक्ट को बना कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एक्ट गलत भी बना है ना, अगर गलत भी बना है वो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बिना बात निरस्त नहीं कर सकती तब तक जब तक कि हमारा कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई हमारा नागरिक कोर्ट में इसका अपोज ना करे या इसकी जो है याचिका दायर ना कर दे, तब उसका वो रिव्यू करेगा। और रिव्यू करने के बाद रिव्यू कैसे करेगा? रिव्यू करेगा भाई ऐसे कि इस चीज़ का प्रभाव समाज पर गलत पड़ रहा है या सही पड़ रहा है, इसमें कहीं सरकार का फ़ायदा नहीं है, कभी अपने फ़ायदे के लिए कर रही हो, इस चीज़ का भी वो ध्यान रखता है कि इससे कोई सरकार का तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर उस चीज़ से उसको लगेगा कि सरकार का कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा है या इसमें जो हमारे नागरिक हैं उनके मूल अधिकार को हनन है या उनसे छीने जा रहे हैं या उनको सीमित किया जा रहा है, तो उस कानून को वो ख़त्म कर देगा। जुडिशियल रिव्यू उससे रिलेटेड है। समझिए किससे? कि जो कानून बना है हमारा, उससे लेके हमारा ये कानून सही है नहीं है उसका फैसला लेता है और उसको रिव्यू करके कैंसिल कर देता है बनने के बाद भी। अब फाइल तो, या आप बोल लीजिए कानून बनने के बाद, तो मुझे नहीं लगता कोई ही कानून ऐसा होगा जिसके अपोजिशन वालों ने उस खिलाफ आंदोलन ना करा हो। लेकिन जैसे राम मंदिर के लिए भी किया था, राम मंदिर का फैसला आया था, लेकिन फिर उस पर रिव्यू हुआ, रिव्यू में पाया गया कि नहीं नहीं ये सही है, ये कहीं ना कहीं सही चीज़ है, तो उस पर फैसला फिर वही आया कि इसका कोई भी किसी भी समाज के लिए या किसी भी धर्म के लिए इससे कोई किसी भी आहत नहीं पहुँचती है, तो वो लागू हो गया। 3 तलाक था, उस मतलब कहने का ये है जो भी कोई कानून बनता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको निरस्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बनाती तो उनकी सरकार है ना। उनका मकसद ये नहीं होता कि सरकार के बनाए हुए हर कानून को निरस्त करे, उनका मतलब होता है सरकार के द्वारा बनाए गए गलत कानून को निरस्त करे और तुरंत ही निरस्त किया जाता है। ऐसा नहीं है 10 साल 5 साल 3-4 साल बाद, बिल्कुल एक मान लीजिए कि ऑन द स्पॉट जो इसको निरस्त किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं कि हम किसी ना सरकार के बनाए हुए कानून को एक बार फिर से उसको चेक आउट करना कि इससे कोई हमारा जो मौलिक अधिकार है या हमारे जो नागरिक हैं उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा था ये है हमारा यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, इसको और एक जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं, जो कि है हमारी जापान से जो ली थी, कौन सी? ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन दोनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो आपको फ़र्क भी साथ साथ समझ में आ जाएगा और ये चीज़ क्या है ये भी समझ में आ जाएगी। और गारंटी है ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और अब ये मान के चलना कि जो चीज़ें पढ़ी हैं ये बिल्कुल यहीं पढ़ने के लिए थी, इसलिए यहाँ पे पढ़ी हैं। जो बाकी मैंने छोड़ी है वो बाद में अच्छी तरह से जो पढ़ाई जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, और वीडियो के यहाँ शेयर कर दिया करो। कोई क्वेश्चन उसको कमेंट में जो है कर दिया करो। अब मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए 1-2 क्वेश्चन लास्ट उसमें छोड़ा करूँ, जो क्लास होती है लास्ट टाइम में, जो आप उसका कमेंट में आंसर दोगे या नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर दोगे। अगर नहीं दोगे तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर भी कर दिया करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।